अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिजिक्स के चैप्टर 18 रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 18 का फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एटम को कि एटम है क्या। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी यूनिवर्स पर गौर करें तो कायनात में मौजूद हर एक चीज मैटर से बनी हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, यानी मैटर की कंपोजिशन किस चीज से हुई है। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनको देखा और इसी बेस पे उनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसने डिवाइड किया फिजिक्स को इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। देखेंगे कि एटम जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और एटम के स्ट्रक्चर पे जो डिफरेंट साइंटिस्ट की एफर्ट्स थी वो क्या थी। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको कलरफुल सी स्लाइड देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट की पिक्चर्स नजर आ रही हैं, कुछ स्फेयर नजर आ रहे हैं, यहाँ वाटरमेलन भी नजर आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि इन तमाम चीजों का आपस में क्या रिलेशन है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, इन साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। सो आप अपनी नोटबुक पास रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो साथ साथ नोट करते जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी अगर हम देखें तो ये बड़ी ही पुरानी है। सबसे पहले जो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड मॉडल ऑफ एटम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1803 में एक मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। जॉन डाल्टन क्या कहते थे? जॉन डाल्टन कहते थे कि द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज एटम, यानी यूनिवर्स में मौजूद सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम है। अभी हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर मजीद छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। और मजीद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें तो उनके अंदर भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाया। और वो पार्टिकल जो है उनकी भी मजीद जो कंपोजिशन है वो उनसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे हुई। लेकिन स्टूडेंट्स, 1803 उस दौर के लिहाज से देखें तो जॉन डाल्टन ने बहुत बड़ी बात की थी, क्योंकि इनके इस मॉडल के बाद ही लोगों ने ये सोचना शुरू किया था कि हम किस चीज से बने हुए हैं, यानी हमारी कंपोजिशन किस चीज से हुई हुई है। ये मॉडल बड़े अरसे तक, बड़े लंबे अरसे तक करेक्ट माना जाता रहा, लेकिन फिर इस मॉडल में ब्रेक थ्रू आया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन और उनकी टीम ने मिलकर, उनकी जो कलेक्टिव एफर्ट थी, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज असाइन किया। मजीद उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज असाइन किया गया, प्रोटॉन का मैस फाइंड किया गया, प्रोटॉन के मैस का इलेक्ट्रॉन के मैस के साथ कंपैरिजन किया गया। स्टूडेंट्स, यही सब देखते हुए जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम है प्लम पर्डिंग मॉडल, और उसको एक और नाम भी दिया गया है, वो है वाटरमेलन मॉडल। अब देखते हैं वाटरमेलन मॉडल या प्लम पर्डिंग मॉडल इसे क्यों कहते हैं। जे थॉमसन ने कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस containing free negatively charges called electrons suspending like a plums। जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि एटम क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव स्फीयर है, और उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफरेंट पोजीशंस पे
सस्पेंड हुए हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल है, यानी इसमें जितने नेगेटिव चार्जेस उतने ही मौजूद हैं जितना स्फीयर का चार्ज है। उसको इमेजिन करने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने वर्ड यूज किया वाटरमेलन मॉडल का या प्लम पडिंग मॉडल का। यानी जैसे मेलन में देखें तो ये जो रेड पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, और इसमें जो सीड्स डिफरेंट पोजीशन पे पड़े हुए हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और प्लम पडिंग जैसे खीर है, खीर में अगर नट्स पड़े हुए हैं तो वो नट्स क्या शो कर रहे हैं, या प्लम्स क्या शो कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज को शो कर रहे हैं, और खीर एज अ होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन स्टूडेंट्स ये मॉडल भी बाद में फेल हो गया, क्योंकि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने भी क्या किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनके एक्सपेरिमेंट्स इस मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है इट इज नॉट स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बल्कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। यानी एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के सेंटर में कंसंट्रेटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं। और इस सेंट्रल पार्ट के लिए रदरफोर्ड ने नाम यूज किया न्यूक्लियस का। यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। इसी बेस पे रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। मजीद रदरफोर्ड ने साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम के हवाले से भी बताया कि जो सेंट्रल पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं ये बहुत ही छोटा है अगर एज कंपेयर टू हम एटम देखें। यानी जो एटम का साइज है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और अगर हम न्यूक्लियस का साइज देखें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और इसको अगर आप इमेजिन करना चाहें तो इसको हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर स्टेडियम की और बॉल की। स्टूडेंट्स जो स्टेडियम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ एटम को, और स्टेडियम में मौजूद एक छोटी सी बॉल रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियस को। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बोहर। बोहर ने 1913 में इसी मॉडल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एटम आर restricted to certain circular orbits around the nucleus similar to the planet's orbit around the sun। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपने नोट कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको हेल्प करेगा। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का अगर कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर देखें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। देन 1932 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। सो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन का अगर कंपैरिजन मास का करें इलेक्ट्रॉन के साथ इट इज 1839 टाइम्स मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एटम का स्ट्रक्चर। एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं। और मजीद अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को भी देखें तो ये भी कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क्स की अगर कंपोजिशन देखें तो उनमें भी मजीद कुछ पार्टिकल्स आते हैं। यानी ये काफी लंबी स्टोरी है जो आप हायर लेवल में जाकर पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अभी आपके लेवल तक सिर्फ हम देख रहे हैं एटम। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम देखें, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब अगर एटम को देखें तो एटम पे कौन सा चार्ज है? एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और अगर वो न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस पे जितना चार्ज है, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे चार्ज नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। चार्ज नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो कि न्यूक्लियस में है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज नेम्ड एज चार्ज नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर ए से। अब अगर हमने मास नंबर फाइंड करना है तो हम कहेंगे कि मास नंबर ए इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n प्लस जी। अब अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है और मास नंबर भी पता है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, यानी n इज इक्वल टू a माइनस जी। और एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की मदद से कुछ इस तरह से, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। यहाँ x रिप्रेजेंट करता है जो भी आपका एलिमेंट है, z रिप्रेजेंट करता है उसके चार्ज नंबर को, a रिप्रेजेंट करता है उसके मास नंबर को। जैसे हाइड्रोजन 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 क्या है? इसका चार्ज नंबर, और 2 क्या है? इसका मास नंबर। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सपोज ये यूरेनियम है, इसका चार्ज नंबर 92 है और इसका मास नंबर कितना है? 238। सो स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे? 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू चेक कि आपने क्या सीखा है। कुछ एमसीक्यूज मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनके जो ऑप्शंस हैं वो एमसीक्यूज नंबर विद इट्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसका क्या ऑप्शन है। जैसे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1919, 1922, 1932, 1942। तो सेक्शन में आपने ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है इसका जो एक्चुअल आंसर है। लेट्स सपोज अगर इसका 1919 है तो आपने कमेंट करते हुए एमसीक्यूज नंबर विद इट्स स्टेटमेंट कि उसका आंसर की जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। सेकेंड एमसीक्यूज, प्रोटॉन इज अबाउट डैश टाइम्स मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन से मैसिव है? 1836 टाइम्स, 1839 टाइम्स, 1826 टाइम्स, नन ऑफ दीज। Next MCQs, the number of neutrons in radium 88 226 are 128, 138, 148, 118. Next, a neutron was discovered by Rutherford, Thomson, Dalton, Chadwick. So आपने कैसे आंसर करना है? MCQs number with the actual statement of the answer. ऑप्शन A, B, C, D नहीं लिखना, बल्कि जो एक्चुअल उसके आंसर की स्टेटमेंट है ना वो नीचे आपने लिखना है विद द क्वेश्चन नंबर, यानी एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यूज नंबर विद द स्टेटमेंट, आंसर की जो स्टेटमेंट है वो आपने कमेंट्स में बताना है।